तो आज हम लोग खेती का सत्य जानने का प्रयास करेंगे और आप से इंटरेक्शन करेंगे कि कृषि विभाग में आपको काम करना है, लंबे समय तक काम करना है और किसानों के साथ अगर मुझे बहुत अच्छा इंटरेक्शन करना हो, किसान हमको नमस्ते करें, हमारी इज्जत करें, तो उसके लिए हमें खेती और किसानी के सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं खेती के सत्य को नहीं जानता तो फिर क्या करता हूँ, मैं किसान ने कोई भी हमारे सामने प्रश्न रखा तो हम उसका हवा में जवाब देते हैं, क्योंकि मैं प्रॉब्लम को डायग्नोज नहीं कर पाता हूँ। जैसे आज अगर कोई किसान किसी से कहे कि साहब मेरे खेत में उत्पादन बहुत कम होता है, तो हम क्या कह देते हैं कि संतुलित उर्वरकों का प्रयोग थोड़ा ठीक से करो। साहब मेरी फसल में बीमारी लग जाती है, तो क्या कहेंगे, फफूंदनाशक रसायनों का प्रयोग किया करो। कोई कहेगा मेरे खेत में साहब कीड़ा लग जाता है, नहीं उसमें क्या दिक्कत है, कीटनाशी रसायन है ना, कीटनाशी रसायन का प्रयोग करो। ये खेती का झूठ है। क्या खेती का झूठ है? ये कृषि का झूठ है। क्यों? क्योंकि अब आप ऐसे समझिए कि खेती तो जंगल में भी हो रही है, वहां न रसायनों का प्रयोग होता है, न फफूंदनाशक रसायन का प्रयोग होता है, न कीटनाशक का प्रयोग होता है, न किसी खरपतवार नाशी रसायन का प्रयोग होता है। सारी की सारी वनस्पतियां मुस्कुराती हैं, फलती हैं, फूलती हैं। तो यहाँ एक विषय आ रहा है कि जंगल में सारी वनस्पतियां फलती फूलती हैं, मुस्कुराती हैं। तो यहाँ पर एक खेती का सत्य ये समझ में आ रहा है कि जंगल में वीडीसाइड नहीं डाला गया, जंगल में किसी वनस्पति को नहीं नष्ट किया गया, और उसके बावजूद भी जंगल में अगर वनस्पतियां मुस्कुराती हैं तो क्यों? एक विषय निकल के आता है कि जंगल में कोएग्जिस्टेंस, जंगल में सह अस्तित्व का सिद्धांत स्वतः लागू है। वहां सारे के सारी वनस्पतियां के सारे जीव एक दूसरे की पूरकता में जी रहे हैं, मतलब गिव एंड टेक का सिस्टम चल रहा है। हमारे खेत में क्या हुआ? हमारे खेत में आपने आलू लगाया, केवल आलू लगाया 2 एकड़ में, सारे वीड्स को वीडीसाइड डाल के मार दिया, खेत की मेड़ पर कोई दूसरा पेड़ नहीं है, आलू के साथ कोई फसली खेती नहीं है, सिंगल क्या है? आलू है। सिंगल क्या है? आलू है। आलू का पौधा किससे बात करे? क्या समझ रहे हो कि प्लांट आपस में बात नहीं करते, एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते नहीं हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। हम ये नहीं जान पाए कि कौन प्लांट किसको क्या सपोर्ट कर रहा है, बट वो सपोर्टिंग सिस्टम वहां पर है। जैसे हम अकेले, हमने कहा कि मुझे इस प्रकार के कपड़े चाहिए, इस प्रकार का भोजन चाहिए, इस प्रकार का पानी चाहिए, इस प्रकार का रूम चाहिए, तब मैं जी पाऊंगा। किसी ने कहा ओके तुमको ऐसे ही मिलेगा। हमारी मर्जी के, हमारे मन मुताबिक जो है इंटीरियर करा दिया गया, हमारे मन मुताबिक जो है भोजन आने लगा, मन मुताबिक पानी आने लगा, और मुझको अकेला कर दिया गया कि ठीक है आप इस कमरे में रहिए, बट किसी से बात नहीं करेंगे, आपके कमरे में कोई आएगा जाएगा नहीं।
क्या होगा? जी पाएंगे? तो आप फिर अगली ख्वाहिश क्या होगी कि नहीं साहब, हम अगर अपने बच्चों के साथ रहेंगे तो चल जाएगा। ओके, तुम्हारे बच्चे भी, एक बच्चा एक पत्नी भी उसी कमरे में बैठ दिया गया, ठीक है, तुम 3 लोग रहो। 10 दिन के बाद पता चला ऐसे भी नहीं रह सकता। फिर आपने कहा अगर मेरी मौसी आ जाए तो अच्छा रहेगा, बट आप देखेंगे उनके बिना भी नहीं रह सकते। हकीकत यह है कि आपको इस पूरी यूनिवर्स का जितना भी आंखों से दिखने वाली चीजें हैं ऑलवेज दिखनी चाहिए। अगर आपको नहीं दिखेगा कुछ तो आप बीमार हो जाएंगे। कोई कुछ दे रहा है आपको, नो, बट आपको कुछ मिल रहा है। आपकी आंखें बात नहीं हो रही पेड़ से। पेड़ से आप बात करते हैं क्या? भैंस से आप बात करते हैं क्या? लेकिन आप जी रहे हैं उनके सहारे। ऐसे ही जंगल में को एग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व का विज्ञान लागू होता है। वहां सारे पक्षी, सारे जीव जंतु, सारी वनस्पतियां एक दूसरे की पूरकता में जीती हैं। तो खेती का सत्य क्या है? अब यहां देखना, एक दूसरे की पूरकता किसके साथ कोरिलेट करनी है। तो अभी हम खेती की बात जितनी भी करेंगे, किसान ने कहा कि साहब मेरा गन्ना ग्रो नहीं कर रहा है, तो आपने कहा गन्ना ग्रो नहीं कर रहा, तो इसके लिए आपको ऐसा करो कि थोड़ा सा यूरिया डाल दो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन से प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाती है। उसने कहा साहब मैंने डाला था यूरिया, फिर भी वो असर नहीं कर रहा है, ये होगा। आप क्या सोचते, गन्ने की ग्रोथ के लिए केवल यूरिया है, नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है ना? किसी ने कहा साहब मेरी क्रॉप गिर जाती है, लॉजिंग हो जाती है, तो हमको पढ़ाया गया है कि फास्फेट की कमी से रूट का और स्टेम का जो है ना मजबूती नहीं आ पाती, इसलिए जो है हवा के चलने से और क्रॉप गिर जाती है। तो हम केवल इतना ही जानते हैं कि फास्फेट अगर दे दिया जाएगा तो क्रॉप गिरेगी नहीं। किसी किसान ने कहा साहब मैंने आपने जितना बताया तो उतना फास्फेट दिया, उसके बाद भी क्रॉप लॉजिंग कर गई, अब क्या करेंगे आप? तो खेती में अगर हम सत्य नहीं जानेंगे तो फिर ऐसे ही अंधेरे में लट, और यही हो रहा है किसान के साथ। तो जब हम बात करेंगे खेती का सत्य क्या है, तो इसके पहले एक विषय और आएगा। खेती का सत्य हमने जैसे कहते हैं ना, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो खेती का सत्य, हमने कहा खेती का सत्य जानते हैं, तो खेती का सत्य आप नहीं जान पाएंगे। पहले आप जानेंगे इस खेती के सत्य के पहले का विषय है हमारे जीवन का सत्य क्या है। तो कोई माने या ना माने, हमारे जीवन के बहुत सारे सत्य हो सकते हैं, लेकिन पहला सत्य क्या है? पहला सत्य ये है कि अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले 2 मिनट भी, तो आपके सारे के सारे हजारों सत्य बिल्कुल पतंग हो जाएंगे। तो हमारे जीवन का सत्य, पहला सत्य है कि हमको ऑक्सीजन चाहिए। हमको इसके लिए प्रयास नहीं करने पड़ते, ऑक्सीजन सेल्फ हमको मिलती रहती है। नाक से मैं श्वास लेता रहता हूँ, ऑक्सीजन अंदर जाती रहती है, ऑक्सीजन से ही मेरा शरीर चल रहा है। जब मैं मरता हूँ तो क्या होता है? सांस चलनी तो बंद होती है, और क्या होता है? तो जीवन का सत्य है कि हमको ऑक्सीजन, पहला सत्य हमको ऑक्सीजन, दूसरा सत्य हमको पानी, तीसरा सत्य हमको भोजन। अगर किसी से कहा जाए कि तुमको पानी नहीं मिलेगा, कपड़े रेमंड्स के दिलवा देते, चलेगा? भोजन नहीं मिलेगा, तुमको एक कार दे देते, चलेगा? नहीं चलेगा। तो जीवन का सत्य ये है कि भूख है मजहब इस दुनिया का, और हकीकत कोई नहीं, और भूख में भोजन, पानी, हवा तीनों आते हैं। तो जब हमारे जीवन का सत्य ये है
कि हमको दिन में 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, दिन में 10 बार पीने के लिए पानी चाहिए, दिन में 2 बार भोजन के लिए रोटी चाहिए, तो फिर जानना पड़ेगा इसके लिए क्या करना पड़ेगा? खेती। खेती का सत्य क्या? क्योंकि ये सब खेती से आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे हवा, खेती से तो हम भोजन की जुगाड़ करते हैं, हवा का खेती से क्या लेना देना? बट नो, हमारे हवा का भी खेती से लेना है, हमारे पानी का भी खेती से लेना है। अगर भूल गए ना, तो जहां जहां ड्रिंकिंग वाटर की समस्या आई है ना, वो खेती का सत्य नहीं जानते थे, इसीलिए आई है ना। जहां जहां ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो खेती का सत्य नहीं जानते थे, इसीलिए ऑक्सीजन की कमी हुई है ना। तो खेती का मतलब क्या है? खेती को ठीक से समझने के लिए, खेती की किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए मुझको खेती का ये सत्य समझना पड़ेगा। क्या? खेती के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? जैसे खेती में हम सिंपली आज की तारीख में खेती का मतलब कहते हैं फसल उगाना। फसल का उगाना खेती नहीं है, केवल फसल बोना और काट लेना खेती नहीं है। ये तो क्रॉप प्रोडक्शन है, कृषि नहीं है। क्रॉप प्रोडक्शन गन्ने का, आलू का, धान का, गेहूं का, ज्वार का, बाजरे का क्रॉप प्रोडक्शन है, खेती कृषि नहीं है। जब कृषि शब्द आएगा तो क्या क्या देखिए, हम फसल भी बोते हैं तो कहां बोएंगे? फसल कहां बोएंगे? पहला शब्द खेती का है, कृषि का सॉइल। सॉइल माने हेल्दी सॉइल। सॉइल मीन्स हेल्दी सॉइल। जैसे किसी ने कहा कि हमको भाई साहब किसी के घर में धावा बोलना है, जरा 4 आदमी भेजो। किसी के यहाँ चढ़ाई करने जाना था, फोन पर अपने किसी से कहा परिचित से, भाई साहब बहुत मजबूरी में हूँ, जरा 4 आदमी भेजो। उसने जब 4 आदमी आपके पास भेजे, जब 4 आदमी को आपने देखा तो आप गिर गए खुद कि साला इनके भरोसे। आदमी तो थे ना, आपने आदमी मांगा था, आदमी दिया उसने। लेकिन आदमी किसको कहते हैं? जो दौड़ सकता, किसी को पटक के मार सकता, जिसकी भुजाओं में ताकत हो, जिसके पास दिमाग हो कि कौन सी समस्या जब आएगी, चढ़ाई करने जाऊंगा तो उस समस्या को कैसे सॉल्व करूंगा, वो तो आपकी हेल्प करेगा। और ऐसा ना हो आप ही को मरवा के चला है, ठीक है ना। तो भूमि पहला शब्द है कृषि का। क्योंकि यहां मैं क्या करूंगा? सीड बोऊंगा। क्या बोऊंगा? बीज डालूंगा। भूमि में बीज डालूंगा। लेकिन अभी खेती में क्या पढ़ाते हैं? सीड से शुरू करते हैं। चाहे जैसी जमीन हो, मुझे तो गन्ना बोना है, चाहे जैसी जमीन हो, मुझे तो आलू बोना है। प्रॉब्लम यहां से क्रिएट हुई कि हमें आलू बोना है, मैंने तय कर लिया, और आलू की फला वैरायटी बोना ये भी तय कर लिया। कौन सी सॉइल है? क्या वो सॉइल आलू के लिए सुटेबल है? ध्यान ही नहीं दिया। अब जब कमजोर सॉइल में, मतलब आलू के काबिल सॉइल नहीं थी, आलू बो दिया, तो अब कितनी प्रॉब्लम आने वाली है आपको मालूम है? क्रॉप ग्रोथ कम करेगी, क्रॉप में बीमारी लगेगी, आलू छोटा रह जाएगा। अब फिर वो ऐसा किसान कहेगा ऐसा आलू बढ़ नहीं रहा है, तो उसके लिए फिर बाजार खड़ा है, ठीक है ना। आलू में बीमारी लग गई, उसके लिए बाजार खड़ा है। आलू छोटा रह गया, उसके लिए वैज्ञानिक तरीके बताए जाएंगे कि सल्फर का प्रयोग कर देते तो आलू सॉइल थोड़ी पल्वराइज हो जाती, तो आलू धक्का मार करके बढ़ जाता। हम कहते हैं इसी जगह आलू बोया क्यों? आलू क्यों बोया? वहां आलू लायक सॉइल नहीं थी। तो सॉइल की समझ सबसे पहले तो खेती में क्या है? कृषि का शब्द, पहला शब्द क्या है? सॉइल। दूसरा शब्द क्या है? बीज आलू का जम गया, तो स्टार्टिंग में तो उसने कुछ एनर्जी बीज से ली, फिर उसने सॉइल से शुरू की, देन फिर जलवायु।
कृषि का दूसरा शब्द है जलवायु। क्या वो फसल उस जलवायु के अकॉर्डिंग है? जैसे केला यहाँ की क्रॉप नहीं है, केला यहाँ की क्रॉप नहीं है बुंदेलखंड में, बट कुछ लोग केले की खेती करते हैं। आप देख लेना, केले की खेती किया इस लालच से किया कि भुसावल में 1 एकड़ से 4 लाख का केला पैदा होता है। कहीं से सुना, केले की पौध लाए, राकर मिट्टी थी, केले की ट्रांसप्लांटिंग कर दी। अब केला बढ़ नहीं रहा है, केले में बीमारी आ रही है। अप्रैल मई जून के महीने में आप जानते हैं बुंदेलखंड का टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है, तो अप्रैल जून के महीने में केला की पत्तियां सब फट रही हैं, पीली हो गई, सूखने लगी। अब वो माथे पर हाथ धर के रोने लगा कि हमें तो बर्बाद हो गया। और किसने सलाह दी थी? एग्रीकल्चर वाले ने नहीं दी थी, तो उद्यान वाले ने दी थी। तो फंसा दिया ना एक आदमी को। अगर कृषि का ज्ञान होता तो मैं, अगर कोई किसान पूछ रहा था सर मुझको केला की खेती करनी, तो हम कहते हैं केला की खेती सॉइल कैसी है, सॉइल के आसपास बायोडाइवर्सिटी कैसी है, क्या आसपास मेड़ों के आसपास पेड़ अच्छे अच्छे खड़े हैं, क्योंकि विंड को रोकना है, गर्म हवाओं के प्रकोप से केले को बचाना है। उसने कहा नहीं साहब कोई पेड़ नहीं है, पानी कितना है, पानी साहब गर्मियों में सूख जाता है, तो भाई तू केला क्यों लगाएगा? तो क्लाइमेट, ठीक है ना। अगली चीज क्या है? पहली हो गई खेती में सॉइल, दूसरी क्या हो गई? क्लाइमेट, तीसरी क्या है? बायोडाइवर्सिटी। एक उदाहरण बता रहा हूं। किसी क्षेत्र में तितलियां नहीं है, मधुमक्खियां नहीं है, हम देखते हैं कि आसपास कहीं भी मधुमक्खी का छत्ता नहीं है। मैं देखता हूं कि कुछ झाड़ी जंगलाड़ खड़ा हुआ है, उसमें फूल है, बट कोई तितली नजर नहीं आती। और किसी ने कहा साहब ये वाली क्रॉप बो दें क्या? आपने कहा बिल्कुल बो दो। कौन सी क्रॉप? जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप थी, जिसमें पर परागण की क्रिया होनी थी। आपकी सलाह पर उस व्यक्ति ने ऐसी क्रॉप बो दी जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत थी। और क्रॉस पॉलिनेशन का काम कौन करने वाला था? तितली और मधुमक्खी। वो वहां है नहीं, क्या होगा? क्या होगा? ठीक है ना। तो देखिए, कृषि का सत्य, जब हमारे पास कोई किसान कोई प्रॉब्लम लेके आया, उसने बताया कि साहब हमारे टमाटर में ये रोग है, तो हमने कहा कि इस रोग के लिए ऐसा करो कि आप डाइथेनियम 45 डाल दो। क्यों भाई अंधेरे में लट्टे क्यों मारा? आपको पता है उसने जो बीमारी बताई वो सॉइल बोर्न है, सीड बोर्न है। अगर वो बीमारी, अमुक बीमारी, जिस बीमारी का वो किसान नाम ले रहा है, और वो अगर वो सॉइल बोर्न है या सीड बोर्न है, तो आपको मालूम है इसकी मैकेनिज्म पूरी, कि वो पैथोजन जब सीड जमा था सॉइल में, बीज में था, तो वहीं से फंगस एंट्री कर गया, सॉइल में था तो वहीं से जो है एंट्री कर गया, और प्लांट के पूरे सिस्टम में वो काजल ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी है। जब उसको फेवरेबल कंडीशन दिखाई दी तो लक्षण प्रकट हो गए। अब आप उसमें ऊपर से M45 डाल के क्या कर रहे हैं? आपको है कुछ अंदाजा क्या कर रहे हैं? उसको क्या सलाह आपने दे दी? तो हमें डायग्नोस आना चाहिए। जैसे अभी यहीं पर देखना, एक बीमारी होती है प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन कहां से होता है? प्राइमरी इन्फेक्शन सदैव होगा कहां से? सॉइल से एंड सीड से। सेकेंडरी इन्फेक्शन हमेशा एयरबोर्न होगा, ध्यान रखना। जब कोनिडिया किसी भी बीमारी का जो सीड है, जब उसकी व्यक्ति पे पक जाता है, वो फंगस मैच्योर हो जाता है, तो वहां भी फल फूल लगते हैं। और जब वो हवा के प्रभाव से, हवा की गति से उड़ते हैं हवा में, तो दूसरे खेत में जाके
गिरते हैं। इसको बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। इस बीमारी का इलाज M45 है, बट सॉइल बोर्न से अगर वो बीमारी आई है, सीड से वो बीमारी आई है, तो वो इलाज नहीं है। अब आप सुनिए कृषि का शब्द, क्या हम रासायनिक उर्वरक क्या हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं? हाँ या ना? बोलो। किसी भी फसल का रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं? हाँ या ना? बोलो। नहीं बढ़ा सकते। प्रयोग कर तो रहे हैं, फिर उत्पादन में ठहराव क्यों है? तो एक लिमिट तक, उसकी एक सीमा है। क्या उसकी एक सीमा? अब यहां कोरिलेट करिए। हम लोग कहते हैं गेहूं में अगर 120 60 40 NPK दिया जाएगा तो जो 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर कैपेसिटी का सीड लाया है उसको 60 कुंटल होना चाहिए ना। जैसे ये भूमि थी, इसमें उसने गेहूं का बीज बोया। अभी प्रश्न था क्या रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता? तो आपने बोला हाँ। मैं क्या कह रहा हूं, इसने गेहूं बोया था और 120 60 40 इस दर से NP के प्रयोग किया था। जब इसने गेहूं की फसल काटी तो 28 कुंटल प्रति हेक्टेयर की यील्ड आई। तो उत्तर है नहीं बढ़ाया जा सकता। क्यों? समय से गेहूं बोया था, 6 पानी लगाया है, फर्टिलाइजर की पूरी डोज डाली है, जो वैरायटी बोई थी उसकी कैपेसिटी 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर की है, तो 60 कुंटल क्यों नहीं हुआ? तो यहां पर समझ में आता है कि नहीं, ये खेती का झूठ है। खेती का सत्य ये है कि अगर सॉइल रिच होती तो रासायनिक उर्वरक को नहीं डालते और हम यहाँ 60 कुंटल गेहूं काटते। कब? अगर सॉइल हमारी रिच होती। ठीक है ना? फिर हम कहते हैं कि साहब ये बीमारी लगी है, फसल में बीमारी लगी, तो फफूंदनाशक फसल में कीड़ा लगा है तो कीटनाशक। यानी फसल में जो बीमारी या कीड़ा लगेगा उसको कीटनाशक फफूंदनाशक डाल करके हम बीमारी और कीड़े से मुक्ति पा सकते हैं। हाँ या ना? है? अरे जोर से बोलो, जो मन का है वो बोलो। हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या किसी फसल में बीमारी है या इंसेक्ट है, क्या मैं कीटनाशक डाल करके फफूंदनाशक डाल करके उस इंसेक्ट को या बीमारी को कंट्रोल कर सकता हूं? हाँ या ना? कर सकते। अब सुना मेरी बात, यहाँ फिर वही बात है, जैसे रासायनिक उर्वरक डाल करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने बोला नहीं बढ़ता। दुनिया में कोई सूरमा भोपाली नहीं है जो रासायनिक उर्वरक डाल के प्रोडक्शन बढ़ा ले। हाँ, मैंने बोला एक लिमिट है, एक लिमिट पर। यही हाल यहाँ है कि आप फफूंदनाशक डाल करके, कीटनाशक डाल करके किसी भी कीट और बीमारी को खत्म नहीं कर सकते, नियंत्रित भी नहीं कर सकते। आप ये करने का केवल प्रयास करते हो, किसान का पैसा बर्बाद करते हो, और वो जो कीटनाशक फफूंदनाशक के रेजिड्यूअल इफेक्ट हैं वो भोजन के माध्यम से आपके यहाँ जाते हैं। बीमारी सॉइल में थी, बीमारी क्लाइमेट में थी, बीमारी बायोडाइवर्सिटी में थी, तुमको दिखाई दी फसल में, तुमने फसल में कीटनाशक फफूंदनाशक डाला, उसका अंश आपके शरीर में पहुंचा, तो बीमार थी फसल, अब बीमार हो गए आप। चलिए, आप अगर बीमार हो गए किसकी वजह से?
फफूंदनाशक या कीटनाशक के रेजिडुअल इफेक्ट की वजह से आप बीमार हुए हो, तो आप किसी चिकित्सक के यहाँ जाओगे तो फिर एक प्रश्न है कि आपका बीमारी का इलाज किसी चिकित्सक के पास है, हाँ या ना। बीमारी यहां से आई है, आप बीमार हो चुके हो। हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार की कोई भी पैथी जो व्यक्ति अपने भोजन में इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड या वीडीसाइड का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी बीमारी का किसी चिकित्सक के पास कोई इलाज है, हाँ या ना। नहीं है। तो ये चिकित्सा का सत्य हुआ, बीमारी का सत्य हुआ कि फफूंदनाशक या कीटनाशक किसी बीमारी या इंसेक्ट का उपाय, ये भ्रम है। मैंने बोला क्या जानना है, खेती का सत्य, और ये क्या था, ये खेती का झूठ है और किसान को केवल ठगने का, लूटने का, और बहुत सारे लोगों के बिजनेस चलते रहे, उनका एक कुचक्र है और कुछ नहीं है। और इस कुचक्र में हम भी फंसे हैं। जैसे अभिमन्यु को मारने के लिए कौरवों ने चक्रव्यूह रचा था, अभिमन्यु को मारने के लिए कौरवों ने चक्रव्यूह रचा था, और यहाँ क्या हुआ है, यहां मैंने खुद को मारने के लिए खुद ही चक्रव्यूह रच लिया। ठीक है ना। अच्छा चलिए, खेती में एक और है कि आजकल की तारीख में चूंकि मजदूर महंगे हो गए तो वीड्स बहुत होते हैं, तो खरपतवारनाशी, खरपतवारनाशी रसायन से हम खरपतवार को मार सकते हैं। इसका उत्तर अगर मैं कहूं कि मार सकते हैं तो हम कहेंगे यस, मार सकते हैं। यहां मैं बोल रहा था कि फफूंदनाशक से बीमारी नहीं नष्ट कर सकते, कीटनाशक से बीमारी नहीं नष्ट कर सकते, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं हाँ, खरपतवारनाशी रसायन डाल करके खरपतवार को मार सकते हैं, मर जाता है। लेकिन फिर क्या मर जाता है, फिर हमारी सॉइल मर जाती है। क्योंकि अभी जब सॉइल में मैंने कहा सॉइल की फर्टिलिटी, तो सॉइल की फर्टिलिटी विदाउट वीड्स आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सॉइल में बायोमास चाहिए, कार्बनिक पदार्थ चाहिए, और कार्बनिक पदार्थ का आज की तारीख में, आज की खेती में कार्बनिक पदार्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा वीड्स से आता है, जिसको आज हम खरपतवारनाशी रसायन डाल करके मार देते हैं। अगली चीज, जब मैं खरपतवारनाशी रसायन डाल करके खरपतवार को मार देता हूं तो मैंने खेती के 3 सत्य बताए। बायोडाइवर्सिटी, खरपतवारनाशी रसायन डाल करके मैं बायोडाइवर्सिटी को नष्ट कर रहा हूं, कीटनाशी रसायन डाल करके मैं बायोडाइवर्सिटी को नष्ट कर रहा हूं, फफूंदनाशी रसायन डाल के मैं बायोडाइवर्सिटी को नष्ट कर रहा हूं, और रासायनिक उर्वरक डाल के भूमि की फिजिकल प्रॉपर्टीज को खराब कर रहा हूं। ठीक है ना। तो मैंने कहा खेती का ये सत्य है, लेकिन इस सत्य को मैं नष्ट कर रहा हूं इस असत्य से। तो क्या हुआ, असत्य के हथियार से सत्य को मारने का प्रयास चल रहा है। अब बात आती है, पहला विषय था मेरा क्या, सॉइल का। खेती का पहला शब्द क्या है, सॉइल। तो देखिए सॉइल की ओर चलते हैं। सॉइल है क्या, सॉइल को अधिकांश हम कह तो देते हैं सॉइल, और एक शब्द होता है मिट्टी कैसी है, पूछते हैं ना मिट्टी कैसी है, किसान से पूछते हैं तुम्हारे खेत की मिट्टी कैसी है। मिट्टी में और सॉइल में और मां में फर्क है। खेत शब्द अलग है, खेत कैसा है, सॉइल कैसी है, और मिट्टी जब आता है ना शब्द, जैसे देखना
अभी मैं मिट्टी नहीं हूं ना, अभी मैं विनोद कुमार सचान अगर ये मर जाएंगे तो क्या बोलेंगे, एक मिट्टी डली है, क्या बोलेंगे? जब आप खेत को मिट्टी बोल देते हो तो मीन्स ये आप जान चुके हो वो मिट्टी, वो खेत, वो सॉइल मर चुकी है, मरी हुई चीज को मिट्टी बोलते। जैसे किसी जिंदा इंसान को मिट्टी नहीं बोला जाता ना, लेकिन जब मर जाता तो क्या कहते, मिट्टी उठ गई क्या, मिट्टी चली गई क्या, मिट्टी बोलते हैं ना, क्योंकि मिट्टी का है, ये शरीर मिट्टी का ही है, मिट्टी में मिल गया। और मिट्टी मिला क्यों? क्योंकि ये मर गया। तो ये सॉइल क्या है? जब इसको मिट्टी बोलते हैं तो हमें खुद अपना दर्शन के हिसाब से सोचो, जब आपने मिट्टी बोली दिया है तो मीन्स मर गई है। तो मिट्टी को मां बनाना है, मिट्टी को मृदा बनाना है, मिट्टी को उर्वर जमीन बनाना, तो कैसे बनेगी? ये भूमि है, पहला शब्द लिखा मैंने भूमि, सॉइल। खेती का आधार है सॉइल। सॉइल अगर रिच है तो जान लीजिएगा कि 60 to 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, 60 से, क्योंकि सॉइल ठीक होती है तो ध्यान रखना, एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए। सॉइल के ठीक होते ही क्लाइमेट ठीक होने लगती है, सॉइल के ठीक होते ही बायोडाइवर्सिटी ठीक होने लगती है। अगर मैं सॉइल को नहीं ठीक करूंगा तो फिर दुनिया में कोई टेक्निक नहीं है जो वहां की क्लाइमेट को ठीक कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर बाड़मेर, जैसलमेर, जो रण का क्षेत्र है, समुद्र के किनारे, कोस्टल एरिया, गुजरात में कच्छ, मैं पूछता हूं कि वहां की क्लाइमेट को कोई ठीक करके देखा है ना? अगर सॉइल रिच नहीं है तो क्लाइमेट ठीक नहीं हो सकती, सॉइल रिच नहीं है तो बायोडाइवर्सिटी ठीक, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का रिलेशन सीधे सीधे सॉइल से है। सॉइल जितनी रिच होगी उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन देगी, क्योंकि उसी प्रोडक्शन से फिर नाना प्रकार के जीव जंतुओं को पलना है। आप क्या समझते हो, खेत से जो उगाया जाता आप अकेले खाते हो? आप अकेले नहीं खाते। खेत में उगाई गई फसलों का नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव, जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जो बीमारी आपको दिखी थी वो भी एक जीव था, वो भी उसी फसल पर, लिविंग फसल पर आश्रित था। ये जब फसल हार्वेस्ट होगी, ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी, डेड हो जाएगी, तो नाना प्रकार के जीव जंतुओं का भोजन बनेगी। और जब फसल होगी तो नाना प्रकार के पक्षी, नाना प्रकार की तितलियां और मधुमक्खियों का भी ठिकाना। जब फसल ठीक होगी तो गाय बकरी को भी भोजन। यही था सही अस्तित्व। तो सॉइल को कैसे रिच करेंगे? देखिए, अब किसी ने कहा सॉइल को हम यूरिया डाल करके रिच करेंगे, इम्पॉसिबल। यूरिया से सॉइल रिच नहीं होती। देखिए, आप सॉइल की प्रॉपर्टी, सॉइल का मतलब है सॉइल में भी एक, मैंने बोला कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जब सॉइल का विज्ञान मैं पढ़ने जा रहा हूं, सॉइल साइंस एक सब्जेक्ट है, सॉइल साइंस। सॉइल की जब साइंस जानूंगा तो क्रमबद्ध क्या है, सॉइल में सबसे पहले है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे फर्स्ट है सॉइल की बायोलॉजी, क्योंकि समझना बात को, जहां बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट नहीं हुई वहां तक सॉइल ही नहीं बन पाई। आप पूरी पृथ्वी में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां सॉइल नहीं है। क्यों? अभी वहां पर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ही नहीं स्टार्ट हुई। और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की जब बात आती है तो केवल सूक्ष्म जीव नहीं आते ना, यहां पर जीव के साथ वनस्पतियां भी, सूक्ष्म वनस्पतियां भी, जैसे काई
तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा कि सूक्ष्म वनस्पतियां और सूक्ष्म जीवाणु। पहले सूक्ष्म वनस्पतियां होंगी, जैसे आजकल हम लोग प्राकृतिक खेती में सीधे सीधे सूक्ष्म जीवाणुओं की बात करते हैं। नो, नेवर पॉसिबल, क्योंकि सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन क्या है? देखिए, सूक्ष्म वनस्पतियां तो धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि की उपस्थिति में सेल्फ अपना भोजन बना लेती हैं। लेकिन किसी सॉइल में आप अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव डाल दोगे जीवामृत के माध्यम से, और वहां पर पहले से सूक्ष्म वनस्पतियां नहीं हैं, तो जीवाणु किस पर चलेगा, करेगा क्या? क्योंकि उसका भोजन क्या है, उसकी लाइफ कैसे चलेगी? उसके लिए कुछ खाना चाहिए ना। हमने कहा नहीं साहब, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ठीक करने के लिए मैंने वहां पर 4 ड्रम जीवामृत डाला है। क्या करेगा वो जीवामृत? अभी सॉइल रीस्टार्ट होने वाली, तो पहले है सूक्ष्म वनस्पतियां, उसके बाद है सूक्ष्म जीव। जब ये सही हो जाएगा तो फिर आपने पढ़ा है सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर आएगा सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर आएगा आपका केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए क्या हो रहा है। हम जब से आजाद हुए खेती के क्षेत्र में, एक झूठ बोल रहा हूं, झूठ बता रहा हूं, झूठ क्या चल रहा है। हम 1952 से सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज को एनालिसिस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मिट्टी की जांच के नाम पर मैं सॉइल का सैंपल किसान से मंगाता हूं और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को एनालिसिस करता हूं, और क्या करता हूं, इस खेत में नाइट्रोजन कितना, फास्फेट कितना, पोटाश कितना, जिंक कितना, सल्फर कितना, पीएच कितना है और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को एनालिसिस करते हैं। और फिर किसान को देखते हैं उसमें एन कम है, पी कम है, के कम है, सी एस कम है, जो चीज कम होता है उसको कहते हैं भाई अब आपको 80 किलो नाइट्रोजन देना है, 40 किलो फास्फेट देना है, 20 किलो पोटाश देना है, 20 किलो सल्फर डालना है, 5 किलो जिंक डालना है, यही बोलते हैं ना। क्यों भाई, उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? तुमने यहां से शुरू किया ना, केमिकल प्रॉपर्टीज से, और तुम कहते हो मैं सॉइल साइंटिस्ट हूं। कितना बड़ा झूठ है। एक सही सॉइल साइंटिस्ट अगर होगा ना, डायरेक्ट मिट्टी की जांच पर कभी नहीं आएगा, वो एनालिसिस करेगा जाकर के फील्ड पर, मौके पर, कि सॉइल की क्या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ठीक है। और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अगर ठीक हैं, समझिए बात को, अगर सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ठीक हैं, फिर कोई कहे कि उस सॉइल में हार्डनेस बहुत है, यानी हल गहरी जुताई नहीं कर पाता है, नेवर इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। सॉइल की अगर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ठीक हो और सॉइल में हार्डनेस आ जाए, ऐसा कोई विषय है ही नहीं, सॉइल हमेशा साफ रहेगी। तो सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जैसे ठीक होंगी, सॉइल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक ऑटोमेटिक हो जानी। लेकिन अभी मैं क्या ठीक कर रहा हूं? अभी मैं केमिकल प्रॉपर्टीज को एनालिसिस करता हूं, उसके अकॉर्डिंग कहता हूं तुम्हारी यील्ड बढ़ जाएगी, कभी नहीं पड़ेगी। ये खेती का झूठ है, और ये झूठ हम लोगों ने खूब पढ़ा है, विद्यालय में भी पढ़ के आया हूं और फिर यहां भी मुझे यही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है कि आप जब किसी किसान के पास बैठेंगे, कोई किसान आपसे कोई प्रॉब्लम शेयर करेगा, और फिर आप उसके चल करके खेत जाएंगे, और खेत में खड़े होकर के फिर आप कहोगे कि देखो राधे श्याम, मैं सच्ची बात बताऊं कि इस गन्ने के खेत में अगले साल से गन्ना मत बोना,
यहाँ आप कितनी भी दर दर की ठोकरें खा लो, इस खेत में गन्ने का 800 कुंटल प्रोडक्शन कभी नहीं निकलेगा। इस खेत में गन्ने का प्रोडक्शन 150, 200, पौने 200 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। मैं चाहे जितना जोर लगा दूं और दुनिया चाहे जितना जोर लगा, यही सत्य है। जैसे मैंने बोला कि ये जो सॉइल अगर खराब थी, आपने 60 कुंटल उपज का बीज बोया गेहूं का और 28 कुंटल हुआ। अब आज इसमें कोई कहे कि मैं इसको जो 40 कुंटल कर दूंगा, किसी की औकात नहीं है। क्यों? अगर कोई बोल रहा है ऐसा कि हम इसको 28 से 40 कर दूंगा, तो झूठ बोल रहा है। यहाँ सत्य ये है कि ये सॉइल जो है ना, इसको इग्नोर कर रहे हो तो आप फिर असत्य ही हो। तो कृषि का सत्य क्या है? उत्पादन बढ़ाने का सत्य क्या है? सॉइल रिच होनी चाहिए। उत्पादन भी अच्छा आ जाए, टेस्ट वैल्यू भी अच्छी हो, कोई बीमारी भी ना लगे, तो क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए और सोंधापन आ जाए और बीमारी और कीड़े का नामो निशान खत्म हो जाए, तो बायोडाइवर्सिटी ठीक होनी चाहिए। अब अगर इनमें से कोई भी एक चीज लैक कर रही है, जैसे मैंने बोला कि तितली मधुमक्खी नहीं है, आपने क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप कोई क्रॉप बो दी, अब उसमें पॉलिनेशन नहीं होगा तो भुट्टा लगेगा बट दाने नहीं होंगे, फूल आएगा बट फली नहीं बनेगी, इंसेक्ट आएगा लेकिन इंसेक्टिसाइड से इंसेक्ट कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि चिड़िया, अगर चिड़िया होती इंसेक्ट को स्वतः खत्म कर देती। अब एक और आप सुनना, एक सत्य और बता दूं यहीं पर कि इस असत्य को, जो ये मैंने असत्य लिखा था यार कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब हम पिछले कितने सालों से इंसेक्ट को, डिजीज को और वीड्स को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। बट पिछले साल अगर किसी ने गेहूं में, मटर में, चने में वीटीसाइड डाल करके वीड्स खत्म किए थे, समझना मतलब, और उसकी क्रॉप सेल साइड निकल गई थी, तो इस साल वहां वीड्स नहीं होने चाहिए। वो तो हर साल डालता है, अभी वीड्स कहां से आते हैं? तो अपनी क्रॉप को वीटीसाइड डाल करके वीड से बचाने की प्रक्रिया करते करते हमको 20 साल हो गए, लेकिन वीड्स तो आता है। तो हम वीड्स को मार भी रहे हैं, वीड्स मर भी नहीं रहा। मर कौन रहा है? वीड्स को मारते मारते आदमी मर गया। मार क्या रहे थे? खरपतवार। और मरा कौन? आदमी। अब यही हम जब इंसेक्टिसाइड डाल करके मारने जा रहे थे इल्ली, तो इल्ली 40 साल से मार रहे हैं, लेकिन इल्ली नहीं मरी। मरी कौन? तितली। तितली को तो नहीं मारा ना किसान ने कभी, बोलो किसी किसान ने तितली को मारा क्या? लेकिन मरी। हम मारते रहे माहू, माहू आज भी है, मर गई मधुमक्खी। हम मारते रहे दीमक, मर गया केंचुआ, मर गई चिड़िया, मर गया मेंढक, मर गया सांप, मर गया बिच्छू। यानी जो मेरे 10, 15, 20, 25 ऐसे शत्रु नजर आए जिनको मैंने मारने का प्रयास किया, वो नहीं मार पाए, लेकिन हजारों की संख्या में ऐसे जीव जंतु थे जो मेरे लिए बहुत 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 अधिक बेनिफिशियल थे। वो सब, तो क्या हम जिंदा हैं? क्या आज की तारीख में कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं जिंदा हूं? अरे मरे हुए जैसी हालत तो मेरी भी है। बताइए आप ना हंसते हैं, ना रोते हैं, ना मुस्कुराते हैं, ना किसी को मुस्कुराने देते हैं। भूख आपको नहीं लगती, नींद आपको नहीं आती, सर आपका चकराता है, 2 किलोमीटर दौड़ आप नहीं सकते हो, अच्छा सोच आप नहीं सकते हो। ये मनुष्य की परिभाषा है क्या? तो मैंने क्या कहा था, कृषि का सत्य जानने के लिए मैंने क्या कहा था,
एक सत्य और लिखा था यहाँ पर, जीवन का सच। हमारे जीवन का सच क्या है? जीवन का सच क्या है? पहला सच कि मैं स्वस्थ हूं, और क्या क्या स्वस्थ है? मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मन स्वस्थ है। क्योंकि बीमारियां आप सुनिए ना, बीमारियां दो प्रकार की होती हैं। एक कहते हैं शारीरिक समस्या, एक कहते हैं मेंटल प्रॉब्लम। जैसे विकलांगता, एक व्यक्ति का पैर टूटा है, पैर खराब है, हाथ खराब है, मुंह तिरछा है, तो उसको क्या कहते हैं? हैंडीकैप्ड कहते हैं ना। अब एक चीज बताओ, एक व्यक्ति के दोनों पांव खराब है, बट वो ट्राई साइकिल पे बैठ करके पान पुड़िया बेच करके अपनी जीविका चला रहा है, ठीक है, वो भीख नहीं मांग रहा। और एक व्यक्ति हैंडीकैप्ड नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है, वो सड़क पर कटोरा लेके खड़ा है। मैं आपसे पूछता हूं, इसमें हैंडीकैप्ड कौन? जो हेल्दी होकर के चौराहे पे कटोरा लेके खड़ा, वो हैंडीकैप्ड है। और आज की तारीख में जाने अनजाने दुनिया में इस प्रकार के हैंडीकैप्ड बहुत ज्यादा है। वो शारीरिक विकलांगता के लोग तो यदा कदा दिखते हैं, लेकिन मेंटली हैंडीकैप्ड लोग हैं, ये बिल्कुल सरेआम दिखता है। जहां नजर डालो वहीं दिखते हैं। क्यों? तो हमारे जीवन का सच क्या है? कि मेरा शरीर स्वस्थ हो, मेरा मन स्वस्थ हो। अब जैसे मैंने कहा कि हंसना चाहिए, रोना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, दूसरों को मुस्कुराने देना चाहिए। ये कब संभव है? जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होगा, जिस व्यक्ति का मन स्वस्थ होगा, वो व्यक्ति हंसने के अवसर पर हंसेगा, रोने के अवसर पर रोएगा, स्वयं हंसेगा, लोगों को हंसने के लिए प्रेरित करेगा। अब अगर कोई व्यक्ति शरीर से और मन से स्वस्थ नहीं, हम डायरेक्ट आए कि आपको हंसना चाहिए, तो फिर ये क्रमबद्ध विज्ञान नहीं हो रहा। क्योंकि मेंटली हैंडीकैप्ड व्यक्ति या शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति कभी हंस नहीं सकता। ये खेती आप देखना, अगर कोई मेंटली हैंडीकैप्ड है या अगर कोई शारीरिक रूप से बीमार है, तो क्यों है? बता सकता है कोई? ये जो नेचर है ना, मैंने जो लिखा है, अगर सॉइल हेल्दी है, मैंने बोला मैं मिट्टी हूं, जिसको मैं सॉइल को भी मिट्टी बोलता हूं, धरती। ये शरीर धरती से मिलकर बना है। धरती के अंदर क्या क्या है? धरती के अंदर आकाश भी है, धरती के अंदर वायु भी है, धरती के पास अग्नि भी है, धरती के पास जल भी है। तो ये पंच तत्व से मिलकर बना है। अगर ये धरती हेल्दी है, मैं बोल रहा हूं, इस भूमंडल में किसी भूभाग पर, एक जिला, एक ब्लॉक, एक गांव, एक देश, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में सॉइल हेल्दी है, जैसा हेल्दी का मैंने बता दिया, हेल्दी का मतलब क्या होता है। अगर सॉइल वैसी है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं वहां बीमारी नहीं आएगी। अरे जिसकी मां स्वस्थ है, उस बच्चे को बीमारी कैसे आएगी? कहां से आएगी? बोलो। बीमारी जब भी आएगी, यहां से आएगी। बीमारी जब भी ट्रांसफर होगी शरीर में, कहां से होगी? क्योंकि देखिए, मैंने बोला
ये शरीर में कुछ नहीं है। शरीर में आप कह देंगे कि ये स्किन है, ये हार्ट है, ये लीवर है, ये है, ये कुछ भी बोलते रहो, बट वो एक शरीर, हमारा लीवर हो, हमारा किडनी हो, हमारा कुछ भी हो, वो धरती पानी हवा आकाश अग्नि से मिला है। अगर प्रॉपरली ये पंच महाभूत रेगुलर हमको प्रॉपर वे में ठीक मिल रहे हैं, मैं इनके साथ रह रहा हूं, तो बीमार ना होना ये सत्य है, और बीमार होकर के इलाज मिलना ये झूठ है। बीमारी ना हो ये पॉसिबिलिटी है, बीमार व्यक्ति को मैं स्वस्थ कर दूंगा ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बीमारी का काजल आपने ने क्या था, हमारी बीमारी का सॉइल, और सॉइल आपकी बीमार है, और फिर मैं मृग मारीचिका की तरह इधर उधर घूम रहा हूं। तो खेती में कृषि का सत्य क्या है, एक स्लोगन में वेद में लिखा गया है। खेती का मूल मंत्र क्या है, खेती का ऑब्जेक्ट क्या है। आज की तारीख में खेती का ऑब्जेक्ट है हाउ टू अर्न मनी, मुझे 1 लाख का धान बेचना है। जबकि खेती का ऑब्जेक्ट क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कैसे संभव है? ऐसे संभव है जहाँ की सॉइल रिच होगी, जहाँ की क्लाइमेट रिच होगा, जहाँ की बायोडाइवर्सिटी रिच होगी, वहाँ सब कुछ रिच होगा। वहाँ मिल्क होगा, वहाँ अंडा होगा, वहाँ अच्छा ड्रिंकिंग वाटर होगा, वहाँ अच्छी ऑक्सीजन होगी, वहाँ अच्छा भोजन होगा, वहाँ मानवीय संवेदनाएं होंगी। अन्यथा अगर ये नेचर खराब है, देखिए मैं कहाँ रह रहा हूं, को एग्जिस्टेंस से अस्तित्व का सिद्धांत। मैं धरती माँ मुझे कुछ देती है, मैं माँ के लिए क्या देता हूँ। पानी मैं पीता हूँ, मैं पानी के लिए क्या करता हूँ। मैं दिन भर ऑक्सीजन लेता हूँ, पेड़ के लिए मैं क्या करता हूँ। मैं मधुमक्खी का शहद खाता हूँ, मधुमक्खी के लिए मैं क्या सोचता हूँ। केंचुआ मेरी जमीन को फर्टाइल बनाता है, केंचुए के बारे में मेरी क्या सोच है। चिड़िया मेरी फसल की सुरक्षा करती है, चिड़िया के बारे में मेरी क्या सोच है। ये जैसे सह अस्तित्व आता है ना, कि अगर ये दुनिया भर की सारा परमात्मा की माया मेरे लिए जी रही, तो मेरा भी क्या धर्म है कि मैं भी इनके लिए जीना सीखूं। अभी क्या है, आज की तारीख में हकीकत क्या है कि कोई किसी के लिए नहीं जी रहा। कोई, एक पत्नी पति के लिए नहीं जी रही, एक पति पत्नी के लिए नहीं जी पा रहा, एक बेटा बाप के लिए नहीं जी रहा, एक बाप बेटा के लिए नहीं जी रहा। तो अपरिचितों के साथ मैं कैसे जीऊंगा। और जब मैं मनुष्य के साथ नहीं जिएगा, तो मनुष्य धरती के साथ क्या जिएगा। और इसी का नाम है अधर्म। धर्म और अधर्म क्या भेद है? धर्म का मतलब है धर्म और रक्षा की रक्षता। जिसने मुझे बनाया, किसने बनाया? चित जल पावक गगन समीरा। जिसने मुझे बनाया, अगर मैं उसके प्रति वफादार नहीं हूं, तो मैं कौन सा धर्म का पाखंड आडंबर लिए घूम रहा हूं। तो मेरा शरीर, मैं स्वयं किसके लिए? पंच महाभूत के लिए। मुझे खेती नहीं करनी, खेती हो जाएगी। मुझे पानी नहीं लगाना, पानी प्रकृति देगी। मुझे फर्टिलाइजर नहीं डालना, पौधे को, फसलों को जो जमीन पालेगी। मुझे इंसेक्टिसाइड डाल करके किसी को नहीं मारना, वो नेचर मैनेज करेगी। बस करना क्या है, हमें नेचर के साथ मिलकर के जीना है। ये खेती का सत्य है। क्या खेती का सत्य है? हमें प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार जीवन जीना है। ऑलवेज चलते फिरते बोलते उठते बैठते हमेशा कि नेचर मेरी माँ है, नेचर मेरा भगवान है। और जैसे जब ये भाव आता है ना, मेरी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। जो जीवन का सच है, मैं शारीरिक रूप से कभी बीमार नहीं होऊंगा, मैं मानसिक रूप से बीमार नहीं होऊंगा। अन्यथा आज जानते हो क्या है, शरीर के बीमारी को ठीक करने के लिए तो कुछ बाजार में सप्लीमेंट्री फूड है, कुछ मेडिसिन है, लेकिन जानते हो शरीर की बीमारियां तो दिख जाती हैं, लेकिन मन की बीमारियां कहीं दिखती हैं क्या? मैं फिर बता दूं, आधी बीमारी, आधी आबादी देश की,
आज की तारीख में आधी आबादी देश की मानसिक रूप से बीमार है। हमारे सामने भी बीमार लोग बैठे हैं। अगर मैं चाहूँ, अगर आप खोल के बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं कि मेरा मन मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर रहा है। मीन्स जैसे अगर मैं कहता हूँ मैं अब पैदल चल नहीं सकता हूँ, तो इसको क्या बोला जाता है कि मैं फिजिकली ठीक नहीं हूँ। और अगर मैं पूछूं कि आप ठीक से किसी विषय को सोच नहीं पाते हैं, आपके मन में ठीक से विचार नहीं आते हैं, तो विचार कहाँ आ रहा है? मन में। अगर मन में सही विचार नहीं आ रहा है तो आप मेंटली हैंडीकैप्ड हो कि नहीं? लेकिन इस विषय की चर्चा आजकल होती नहीं है, क्योंकि कौन करे, क्योंकि मैं अगर कहूँ तुम मेंटली हैंडीकैप्ड हो तो कहेगा तुम भी तो हो। ठीक है ना? नमस्कार। ये विषय